स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चौरहे। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं केजरीवाल की कार नीति की खबर से। अब दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला किया है और इसके तहत सम विषम नंबर की गाड़ियां अब दिन के हिसाब से नहीं बल्कि तारीख के हिसाब से दिल्ली में चला करेंगी। उदाहरण के लिए पहली तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां तो दूसरी तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखाई देगी। यानी कि अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को घर से गाड़ी निकालने से पहले तारीख याद रखना पड़ेगा। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 25 दिसंबर तक सरकार ब्लूप्रिंट तैयार कर लेगी। केजरीवाल कार नीति 1 जनवरी से लागू होगी। पहले इस प्लान को 15 दिन के लिए ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा और 15 दिन बाद कार नीति की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि महिला ड्राइवरों, विकलांगों, बीमारों के बारे में अभी फैसला इस बारे में नहीं किया गया है। अभी आज जो सहमति बनी है कि ये तारीख के हिसाब से इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। जैसे एक तारीख 1 जनवरी को 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 2 तारीख को 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक बेहद अहम फैसला किया है और ऐसे में अब तारीख के हिसाब से गाड़ियां सड़कों पर चलती दिखाई देगी। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर तारीख पहली हो तो ऑड नंबर की गाड़ी आप चला पाएंगे, वहीं दूसरी तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। और ये फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। यानी अब आपको अपनी गाड़ी घर से निकालने से पहले उस तारीख को याद रखना पड़ेगा जिस तारीख को आप दिल्ली में अपनी गाड़ी चला रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ दिल्ली के लिए ही लागू है। एनसीआर के आसपास के और दूसरी पासिंग गाड़ियों पर यह नियम फिलहाल लागू नहीं होगा। इस नियम पर जहां विपक्ष उन्हें घेर रहा था, वहीं अब दिल्ली सरकार इसे लागू करने के लिए अपनी पूरी रणनीति बनाकर तैयार भी नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या किस कदर लोगों को परेशान करती है, इसका एहसास आज देश के परिवहन मंत्री खुद नितिन गडकरी को भी हो गया, क्योंकि खुद उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे वो दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे रहे। बीती रात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुड़गांव महिपालपुर पुल पर 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री ने NHAI के अधिकारियों को जमकर लताड़ा और 24 घंटे के अंदर महिपालपुर जाम को खत्म करने का प्लान पेश करने के लिए कहा। वहीं जाम रोकने के लिए आज गडकरी ने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालेगी तो अगले 1.5 साल में दिल्ली में जाम की समस्या आधी कर दी जाएगी। कल मैंने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को, अधिकारियों को और हरियाणा सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया था और हमने सबने संकल्प किया है कि जिस दिन काम शुरू हुआ है उससे 400 दिन के अंदर ये 6000 करोड़ का काम हम पूरा करेंगे। अब देखो ये हमारा संकल्प है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, कल मैं भी जाम में फंसा था। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने से राहत मिली है। अगली सुनवाई 19 तारीख को है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। तो वहीं अरुण जेटली ने इस पूरे मामले पर चर्चा की चुनौती दी है, लेकिन कांग्रेस सदन में भी इसे लेकर हंगामा करती रही। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेसी सांसदों ने दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल की व्यक्तिगत पेशी को कांग्रेसी सांसदों ने बदले की कार्रवाई बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पूरा सदन नहीं चला, लेकिन क्या उनके खिलाफ इस सरकार ने एक FIR भी किया? अगर कोई उनका इशू रिलेटेड टू द गवर्नमेंट या हाउस से है तो हम जवाब देंगे। अगर कोई कोर्ट से रिलेटेड इशू है तो उसका जो है जवाब क्या हो सकता है। संसद में कांग्रेस के हंगामे को सोनिया गांधी के एक बयान ने ही हवा दी। मैंने ये कहा, सुबह किसी ने ये सवाल पूछा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है। He's been given the specific task
of targeting the Congress party. मैं तभी टारगेट करता हूं जब ये भ्रष्टाचार करेंगे। ये भ्रष्टाचार बंद कर दें तो टारगेटिंग नहीं हो सकती। ये तो कोर्ट का फैसला है। ये सब मूर्ख लोग हैं, क्या करें। इस हंगामे के बीच कांग्रेस के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, लेकिन वकीलों ने दलील दी कि राहुल गांधी चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने गए हुए हैं और सोनिया गांधी संसद में व्यस्त हैं। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सोनिया और राहुल को 19 दिसंबर को अदालत में पेश होने को कहा है। हेराल्ड केस में अब कांग्रेस ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं और इसे लेकर संसद में तो हंगामा किया गया, लेकिन सड़कों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरी घटना को एक साजिश के तौर पर भी वो देख रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद से सड़क तक मार्च किया है। कांग्रेस की यूथ विंग ने 3 मूर्ति से पीएम आवास तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान इन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश ये कार्यकर्ता करने लगे। इसी बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही डर नहीं है, इसलिए कांग्रेस डरने वाली नहीं है। चेन्नई में लोग बाढ़ से लगातार परेशान रहे, लेकिन इस बीच कि वो पूरी तरह से राहत भी महसूस नहीं कर पाए। राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस कदर उन पर फूल बरसाए कि वो सिर्फ एक चाटुकारिता ही नजर आई। चेन्नई में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन सैलाब का सितम हर तरफ नजर आता है। तबाही इतनी ज्यादा है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आज संवेदनहीन राजनीति की तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित लोगों के दर्द को बांटने और हालात का जायजा लेने चेन्नई आना था। जैसे ही वो पुडुचेरी हवाई अड्डे पर पहुंचे, स्थानीय नेताओं ने लोगों का दर्द बांटने से पहले नंबर बटोरने के लिए उन पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा करते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शायद मौके का ख्याल नहीं रहा। शायद वो भूल गए कि राहुल उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो खाना पानी जैसी जरूरी चीजों से भी दूर हैं। विवाद होने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कार्यकर्ताओं का अति उत्साह बताकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। वहीं राहुल गांधी ने राजनीति करने के बजाय लोगों की मदद करने की बात कही है। I think it's very important that instead of doing politics at this time, we try and make sure that the people of the state of Tamil Nadu and Pondicherry are given the relief that they need. इसी बीच तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने प्रशंसकों से उनके जन्मदिन पर जश्न न मनाने की अपील की है। दक्षिण भारत में लोग रजनीकांत को भगवान की तरह पूजते हैं और हर साल उनके जन्मदिन को एक अनुष्ठान की तरह मनाया जाता है। 12 दिसंबर को रजनीकांत 64 साल के हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया एमएस मीणा ने कुछ अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाया है, जिनमें से एक अधिकारी केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। मामला डीडीए के इंडस्ट्रियल जमीन की गफलत का है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच शय और मात का खेल जारी है। इस कड़ी में दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया एमके मीणा ने दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों के खिलाफ डीडीए की जमीन को लेकर हुई गड़बड़ी के एक मामले में मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिन अधिकारियों के खिलाफ जमीन के इस फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा दर्ज किया, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी अधिकारी चेतन वी सांघी का नाम भी है। डीडीए की जमीन को जब फ्री होल्ड किया गया था, तब चेतन सांघी DSIDC के चेयरमैन थे। जितने भी डीडीए ऑफिसर्स उस टाइम पर्टिकुलर पोस्टेड थे उसमें हैं, और जो एलिगेशंस थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस है आजकल मिस्टर चेतन सांघी, उनका भी नाम उसमें एलिगेशंस में आया था। जो हमको कंप्लेंट मिली थी तो यही उस टाइम इंचार्ज थे। एसीबी के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता और बीजेपी नेता विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में इस मामले की शिकायत की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर से तिल मिलाई केजरीवाल सरकार ने खबर आने के थोड़ी देर बाद ही अपने विजिलेंस विभाग को दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के खिलाफ धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने पुलिस कमिश्नर पर रोहिणी सेक्टर 13 की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में गलत तरीके से फ्लैट खरीदने और अवैध निर्माण का आरोप लगाया था। और खबर एक ट्रेन हादसे से जुड़ी। पलवल में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई है। बताया जा रहा है कि यूएमओ ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को पीछे से तेजी से टक्कर मार दी। इसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई है, गार्ड गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ है।
सुबह करीब 8:26 पर पलवल में खड़ी लोकमान्य तिलक हरिद्वार एक्सप्रेस से ईएमयू टकरा गई। ईएमयू और एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की जोरदार आवाज से बाघेला गांव का पूरा इलाका दहल उठा। वहीं दुर्घटना से यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। हादसे में ईएमयू के ड्राइवर वीके गुप्ता की मौत हो गई, तो वहीं लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के गार्ड वीवी गुप्ता घायल हो गए। गनीमत ये रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि एक ही रूट पर दोनों ट्रेनों के होने के कारण यह हादसा हुआ। प्राइम फेसाई तो ये है कि घना कोहरा होने की वजह से जो दिवंगत मोटरमैन थे वो संभवतः आने वाली ट्रेन को नहीं देख पाए और इस वजह से पीछे से उसमें शुरुआती जांच में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ईएमयू का ड्राइवर धुंध के चलते सिग्नल नहीं देख पाया और उसने लोकमान्य तिलक हरिद्वार एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसे की वजह से इस रूट की कम से कम 15 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। और अब खबर गुजरात के सूरत से, जहां पर एक मनचले को लड़कियों को छेड़ना महंगा पड़ गया। उसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और फिर उसके बाद सरेआम उसकी पिटाई की गई। किस तरह से इसे सजा दी गई है सार्वजनिक तौर पर, इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। छेड़खानी करते पकड़े जाने के बाद इस युवक को कार की बोनट पर लिटाकर जमकर पीटा गया। पुलिस के मुताबिक युवक सड़क पर आती जाती लड़कियों पर भद्दी टिप्पणियां करता था। बार बार उसे समझाया गया, बावजूद इसके वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। और अब खबर मथुरा से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण को लेकर के अब विरोध लगातार जारी है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में गोस्वामी समाज और यहां के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा है कि उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल एक साथ मिल जाता है। इस मंदिर के अधिग्रहण के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ आज पुजारी सड़क पर उतर आए। हाथों में काले झंडे लिए और अखिलेश सरकार के विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में व्यापारियों ने भी दुकानों पर ताला जड़ दिया। लोगों के मुताबिक जब तक सरकार अपना रुख साफ नहीं करती तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज बाजार बंद का जो आयोजन रखा गया है धर्म महासभा संघ के द्वारा, उसका विशेष प्रयोजन है वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के साथ विंध्याचल के विंध्यवासिनी मंदिर के अधिग्रहण का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों ने अनशन शुरू कर दिया है। बांके बिहारी प्रबंधन समिति का कहना है कि सरकार की नजर भक्तों से मिलने वाले पैसों पर है। और अब खबर आगरा से, जहां पर बेटी का व्हाट्सएप पर चैट करना अपने प्रेमी से एक पिता को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। आगरा के रहने वाले नरेश और भारती को मोहब्बत करने की सजा मिली है। दोनों की लाश राजस्थान के मनिया के पास मिली। घर वालों को उनके रिश्ते पर ऐतराज था। बार बार मना करने पर भी जब दोनों नहीं माने तो भारती के पिता गिरिराज ने खतरनाक साजिश रची। वो शादी कराने के बहाने दोनों को राजस्थान ले गया और सुनसान इलाके में दोनों को जमकर पीटा और फिर गला घोटकर मार डाला। पीओ के सामने, पीओ साहब के सामने लड़की के पिताजी ने सारा कबूल किया कि भाई इस तरह से ये मैंने ही हत्या की है। पुलिस ने आरोपी गिरिराज को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच पुलिस को आगरा ग्वालियर के एक टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। शनिवार की रात के वीडियो फुटेज में आरोपी गिरिराज दिखाई पड़ रहा है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर सुषमा स्वराज हैं और इस्लामाबाद पहुंचते ही उन्होंने सकारात्मक बातचीत की उम्मीद भी जाहिर की है। सुषमा स्वराज यहां अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। आज रात उनके पीएम नवाज शरीफ से विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा कल वो पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी हो। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास।